मत मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? राज्य की कुल संख्या विधेयक की संख्या इंटू 1/1000। ठीक है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में गड़बड़ी हो गया तो इस बात सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा किस अनुच्छेद के तहत? 70 या 71? 71। ठीक है, 71। वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले एमपी एमएलए का जो मत मूल्य होता है वो कब के जनसंख्या पर आधारित है? 1971। 2026 तक रहेगा, फिर इसमें चेंजेस आएंगे। अगर कोई राष्ट्रपति बना है और राष्ट्रपति निर्वाचित होके हो गया, नियुक्त हो गया, सब चीज हो गया, अपना काम भी करने लगा, इसके बाद अगर पता चले कि अवैध राष्ट्रपति है तो उसके द्वारा किए गए कार्य रद्द होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। निलंबनकारी वीटो किस विधेयक पर नहीं लाया जा सकता है? धन विधेयक और संशोधन विधेयक। ठीक है। पॉकेट वीटो का पहला प्रयोग कब हुआ? 1986, यानी जैल सिंह। ठीक है, डाक विधेयक पर। ठीक है। क्षमादान कितने प्रकार के हैं? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 72, 72। कौन कौन सा है? पहला क्षमा, दूसरा परिहार, तीसरा लघुकरण, चौथा प्रविलंबन और पांचवा विराम। इसमें से किसमें सजा की अवधि कम की जाती है? किसमें सजा की प्रकृति बदली जाती है? ठीक है। विराम में क्या होता है? कुछ विशेष परिस्थिति में सजा कम किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, सब याद है तुम लोग को जी। भारत में पहली बार आपातकाल किस वजह से लगा था? भारत चीन युद्ध। ठीक है। पहली बार आपातकाल आंतरिक कला की वजह से कब लगा? 71 या 75? 75। पहली बार आंतरिक और शांति की वजह से 75। ठीक है। भारत में अंतिम आपातकाल कब लगा? 75। कब से कब तक? डेट 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977। हाँ, 21 महीना था, 21 मार्च को खत्म भी हुआ है। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन सा आपातकाल लगा है? पहला वाला। ठीक है। दूसरा वाला बेबी गिरी। ठीक है। अरे तुम लोग को सब पता नहीं, पूछेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आज है हमारा राष्ट्रपति का विवेकाधिकार, सैन्य अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार खत्म। राष्ट्रपति के अधिकारों को खत्म कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक लगभग सब जान रहे हो, बस एक बार रिफ्रेश करना है। देखो, हम इसलिए बार बार बोलते हैं, अनुच्छेद जो एक बार क्लियर कर लिया ना, उसका लगभग 70% टॉपिक क्या रहता है? क्लियर। बस उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है बस। तो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार, ये शब्द सुने हो पहले कि नहीं सुने हो? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तुम्हारे पास विवेकाधिकार अगर है तो तुम अपने मन से सोचकर कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर ये कहा जाए कि काम तो तुम कर रहे हो पर ये सारे काम किसी और के कहने पर हो रहा है, क्या वहाँ विवेकाधिकार का प्रयोग हुआ? नहीं। तो राष्ट्रपति के जितने भी शक्तियां हैं लगभग सब कौन यूज करता है? मंत्रिपरिषद। कौन करता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जैसा कहेगी वैसा ही राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केस है स्पेशली पीएम के नियुक्ति से संबंधित, किसमें है? पीएम से नियुक्ति से संबंधित, जिसमें इनका विवेकाधिकार का प्रयोग होता है। एक बार और हम तो लोग को इसका चर्चा किए होंगे, अगर राष्ट्रपति चाहे किसी भी एक सर्टेन पर्सन को पीएम नियुक्त कर सकते हैं, अगर स्पेशल केस वैसा आ गया कि किसी के पास बहुमत नहीं है, तो वैसे केस में हमको भी राष्ट्रपति पीएम नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन होगा मेरे पीछे? 6 महीना के अंदर एक तो सदस्यता चाहिए और दूसरा बहुमत साबित करना पड़ेगा, नहीं तब हम नहीं रह पाएंगे पीएम। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार है, नहीं तब तो फिर किसी ना किसी के सलाह से करना होता, सलाह से करना होगा तो फिर राष्ट्रपति का शक्ति खत्म हो गया। तो विवेकाधिकार का प्रयोग सामान्यतः एक ही केस में करते हैं, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं हासिल हो
उस समय में पीएम का कुर्सी खाली नहीं छोड़ेंगे तो किसको बनाएंगे वैसे केस में। या मान लो किसी पीएम का पद खाली हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, अचानक पद खाली हो गया, इसके बाद अगला इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, पार्टी में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, कि हम बनेंगे कि तुम बनोगे, झगड़ा हो रहा है, तो पीएम कौन बनेगा इसको लेकर राष्ट्रपति एक नोटिस जारी करेंगे कि तुम लोग झगड़ा सुलटाओ, तब तक एक आदमी हमको दे दो, नहीं तो हम किसी को भी नियुक्त कर देंगे, ठीक है, जब तक तुम लोग झगड़ा नहीं सुलटाते हो। और इसी को हम लोग कार्यकारी पीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यकारी पीएम। जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक कार्यकारी पीएम नियुक्त हो गया, उसके बाद जैसे निर्णय हो जाएगा कार्यकारी पीएम हट जाएगा। इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई पार्टी बोला कि इसको बनना चाहिए, राष्ट्रपति का इच्छा नहीं है क्योंकि उसका छवि बढ़िया नहीं है, राष्ट्रपति रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि इसको नहीं बनाएंगे, दूसरा किसी और कैंडिडेट को बोलो। यहाँ ये विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखना, राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग सामान्यतः एक ही केस में करते हैं, वो है पीएम के नियुक्ति के समय, वो भी तब जब किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो या कोई स्पेशल कंडीशन हो। तो क्या क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कि लोकसभा चुनाव में जब किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तब ये भी प्रयोग करेंगे। अगर पीएम बहुमत खो दे, ठीक है, अगर पीएम है कोई और वो बहुमत खो दे, मतलब सरकार बहुमत खो दे, उस समय में तत्काल रूप से क्या करना है, बर्खास्त कर देना है कि कुछ समय देना है, क्या करना है, ये भी निर्णय कौन लेंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। अगर चाहें तो उस समय में तुरंत बर्खास्त कर देंगे और बोलेंगे नया चुनाव का प्रक्रिया शुरू करो, तब तक एक कार्यकारी पीएम नियुक्त करेंगे। या यूं कहेंगे ठीक है तुमको हम कुछ समय और देते हैं, इसके बीच में ही अगला चुनाव का कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए, अगला चुनाव होना चाहिए। ऐसे कर्मों को ही राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या बोलते हैं उसको, निर्णय लेते हैं, ठीक है। अगर पीएम की अचानक मृत्यु हो जाए तो स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं मिलने तक राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। यानी एक ही बात यहाँ याद रखना है, घुमा फिरा के पीएम के नियुक्ति के समय ही ये अपना विवेक का प्रयोग करेंगे। एक वर्ड याद रखना है बस, कंडीशन अलग अलग है, तुम समझ लोगे। अगर किसी के पास स्पष्ट बहुमत है तो क्या कम बहुमत वाले को राष्ट्रपति कभी बनाएंगे पीएम? नहीं बनाएंगे, तो उस केस में तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनके पास विवेकाधिकार है, अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो उस केस में वो पीएम नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला है साधारण विधेयक। ये तो जान ही रहे हो, अनुच्छेद 111। कौन सा अनुच्छेद है? 111। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो की शक्तियां भी मिली हुई है, और वो क्या करेंगे ये वो खुद निर्णय लेते हैं, इसमें कोई भी सजेशन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि मंत्रिमंडल सजेशन देगा कि आपको बिल पारित करना है कि नहीं करना है, ऐसा नहीं, वो खुद निर्णय लेंगे। दो विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक और संशोधन विधेयक, अगर ये दोनों विधेयक है तो 100% पारित करना ही पड़ेगा, ठीक है, पता है ना। धन विधेयक अगर आया है तो राष्ट्रपति रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लिया है, ठीक है। अगर हमसे तुम पूछ के जाओगे कि हम सर 2 दिन के लिए जा रहे हैं, नहीं आएंगे क्लास, तो तीसरा दिन हम तुमको टोकेंगे क्या, काहे नहीं आया 2 दिन? नहीं टोकेंगे। कारण क्या है? तुम परमिशन लेके गए, तो उसमें हम तुमको लौटा नहीं सकते हैं। लेकिन अचानक तुम 2 दिन छुट्टी बाद, 4 दिन छुट्टी बाद आओगे तो हम तुमसे पूछ सकते हैं, तुमको लौटा भी सकते हैं। यही चीज है कि धन विधेयक के रेस्पेक्ट में पहले ही परमिशन ले लिया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति उसको लौटा नहीं सकते। संशोधन विधेयक के रेस्पेक्ट में संसद इनको बांध दी है, आपको पारित करना ही पड़ेगा। तो 2 चीज में वो बना गए। एक बचा साधारण विधेयक, इस केस में वो किसी भी प्रकार का शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, उनके विवेक पर है। इसीलिए तुम देखा ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट में रख लिया, कोई पूछ पाया? कोई पूछ पाया काहे रखे? क्यों? क्योंकि उनका विवेक चला वहां पे, ठीक है। तो याद रखोगे साधारण विधेयक पर वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे विवेकाधिकार शक्ति पर? बोलोगे ये तो बहुत हल्का चीज है सर, तो इसमें इतना खास क्या है? खास है एग्जाम में क्वेश्चन, तुमको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें रहेगा निम्न से कौन सा विवेकाधिकार की शक्ति है, कौन सा नहीं है, और तब तुम डरोगे जब वो प्रयुक्त सभी रहेगा, क्योंकि सब लगेगा, सब तो राष्ट्रपति अपने मने से करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, जितने भी कार्य हैं सब अलग अलग कार्य है। विवेकाधिकार शक्ति सिर्फ 2 ही तुम पढ़ रहे हो, एक है पीएम की नियुक्ति और दूसरा है साधारण विधेयक पर अपना मत देना, ठीक है। ये विवेकाधिकार है, बाकी कोई भी उनके पास विवेकाधिकार शक्ति नहीं है। अगर पूछा जाए कि बताओ क्षमादान देना विवेकाधिकार शक्ति है कि नहीं है? क्षमादान देना क्या विवेकाधिकार शक्ति है? आंसर नहीं है, क्षमादान देना विवेकाधिकार शक्ति नहीं है। मंत्री परिषद के सलाह पर ही वो निर्णय लेंगे, विवेकाधिकार कहाँ होगा उनका? इसलिए वो विवेकाधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, विवेकाधिकार जब भी आए तो 2 ही चीज याद रखना, पीएम की नियुक्ति और साधारण बहुमत पर मत, ये 2 चीज है, बाकी कहीं उनका विवेकाधिकार नहीं चलेगा, ठीक है। सन अधिकार बहुत बेसिक सा चीज है। हमारे यहाँ तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति।
अगर पूछा जाए कि थल सेना प्रमुख है, जल सेना प्रमुख है, नौसेना प्रमुख है, सबका प्रमुख है, पर इन प्रमुखों का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। किसी भी देश से हमको युद्ध लड़ना है तो हम युद्ध का घोषणा कर सकते हैं। ये युद्ध का घोषणा कौन करेगा? पीएम की राष्ट्रपति। कौन सा है? राष्ट्रपति। लेकिन ऐसे केस में पीएम की सलाह की आवश्यकता होती है। पीएम यानी मंत्रिपरिषद। पीएम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, पीएम जैसा आदमी कोई सलाह देगा। हमेशा सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद। पीएम जो होता है वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है, जिस कारण से मंत्रिपरिषद किसको सुनाएगा? पीएम को। और पीएम किसको सुनाएगा? राष्ट्रपति को। इसीलिए हमेशा सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद। तो अगर युद्ध करना है किसी के साथ, हमको युद्ध का घोषणा करना है, तो ये राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, लेकिन किसके सलाह पर? पीएम के, सॉरी मंत्रिपरिषद के सलाह पर। ठीक है। अगला है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। एकदम अच्छा सा सवाल है, ये पहले पढ़ा रखे हैं, सारा अनुच्छेद में बढ़िया से पढ़ा रखे हैं। अनुच्छेद 123 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश क्या होता है? टेम्पोररी कानून। क्या होता है? टेम्पोररी कानून, जो सामान्यतः 6 महीना तक लागू रहता है। कितने महीना तक? 6 महीना तक। 6 महीना 6 सप्ताह इसका अधिकतम अवधि हो सकता है, लेकिन 6 माह तक ये सामान्यतः लागू रहेगा, क्योंकि वो जो 6 सप्ताह है वो कौन सा सप्ताह है? वो है सत्र शुरू होने के बाद का। बताया था ना, ये चीज पढ़ाया तुम लोग को। अधिकतम इसका समय क्या हो सकता है? 6 माह 6 सप्ताह। और सत्र शुरू होने से पहले तक अधिकतम कितना रह सकता है? 6 माह। क्या होता है अध्यादेश? टेम्पररी कानून। टेम्पररी कानून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रद्द हो जाएगा अगर ये दोनों सदन के द्वारा पारित नहीं हुआ नॉर्मल कानून के रूप में। ये 6 माह 6 सप्ताह के बाद क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखोगे, इसी को कहते हैं अध्यादेश। और राष्ट्रपति को ये शक्ति किसमें मिला हुआ है? अनुच्छेद 123 में। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखना, क्या राज्य सूची के विषय पर ये कानून बना सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। राष्ट्रपति जब भी कानून बनाएंगे अध्यादेश के जरिए, वो सिर्फ केंद्र सूची के विषय पर बनाएंगे, राज्य सूची के विषय पर नहीं बनाएंगे। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है? हमारे अनुसूची 7 में कितने तरह के विषय दिए गए हैं? 3 प्रकार के। जो जिस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा उसको केंद्र सूची, जिस पर राज्य बनाएगा राज्य सूची, और दोनों मिलकर बनाएगा समवर्ती सूची। कितने कितने विषय हैं? केंद्र सूची में 97 थे, अभी 100 हैं, या नहीं तो 98 हैं। ठीक है। राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 61 हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें 48 था और 52 है। हाँ, 47 था और अभी 52 है। ठीक है। क्या ये सब याद नहीं है तुम लोग को? याद होने चाहिए, इसलिए हम बार बार बीच बीच में रिपीट करवा देते हैं, क्योंकि ये डाटा है ना, भूल जाता है। ठीक है, तो रिपीट हो जाएगा तो सुन लोगे तो याद रहेगा। ठीक है, चलो। अब हो गया यहाँ तक हमारा शक्ति का कहानी खत्म। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति। यहाँ से सवाल अच्छे खासे आते हैं। ठीक है। अभी तक भारत में जो अभी आखिरी राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू, और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति है। ठीक है, जो कि स्वतंत्र भारत में जन्मी है। और अभी तक सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी यही है। द्रौपदी मुर्मू जो है ये सबसे आखिरी राष्ट्रपति। कितनवीं है? 15वीं। ठीक है, ये पता है कि नहीं पता है? ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति। जैसे अगर पूछा जाए प्रथम प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं वो है पीएम मोदी। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भारत की आजादी के बाद जन्मे थे, और स्वतंत्र भारत में जन्मे ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं। वैसे ही स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलो, तो एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। दूसरी बात, तुमको याद रखना है क्रम, कि किस क्रम कब कब कौन बने हुए हैं। ये क्रम कई बार पूछा जाता है। बताओ 5वें राष्ट्रपति कौन थे, चौथे राष्ट्रपति कौन थे। इसलिए इसको सीरियसली पढ़ना और याद करने पर थोड़ा फोकस करना। ये तीनों का तुमको याद रखना है, लेकिन प्रथम जो राष्ट्रपति का, तीनों मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्रम तो तीनों का याद रखना है। पर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, और सबसे कम इंपॉर्टेंट है उपराष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन पढ़ना तीनों है तुमको, याद इस दोनों को बहुत अच्छे से रखना है। और राष्ट्रपति से सबसे अधिक सवाल पूछा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे, 5वें, यहाँ तक तो कई बार सवाल आ चुका है। लोग अभी तक भी प्रथम पे अगर अटके हुए हैं तो वो बहुत पीछे चल रहे हैं। प्रथम वाला का समय अब चला गया। तीसरे, चौथे, 5वें, यहाँ तक एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। पर आज हमारा कहाँ तक है? 8वें तक। प्रथम राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तृतीय जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, 5वें फखरुद्दीन अली अहमद, 6ठे नीलम संजीव रेड्डी, और 7वें ज्ञानी जैल सिंह। ये सब हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, अभी आगे और हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये आज यहाँ तक करेंगे।
अब इनसे नाम के बाद ये भी पूछा जाता है कुछ खास है क्या, ये इनके रिलेटेड कुछ खास तथ्य है क्या, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद, इनसे रिलेटेड तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इनका कई बार राजेंद्र प्रसाद का डिटेल भी पढ़े होंगे। इनका जो जन्मस्थली है वो है जीरादेई। कहाँ है? जीरादेई, जो कि सीवान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीवान, बिहार के ही है, इसलिए तुमको याद रहने चाहिए। ऐसे ये सब जो पॉपुलर लीडर हैं उनका हम कभी ना कभी उनके बारे में शायद पढ़ाए हैं तुम लोग को, ठीक है, तो याद रखोगे। राजेंद्र प्रसाद का बिहार के हैं ये, और इनका जन्म जीरादेई गांव में हुआ है, सीवान में, ठीक है। राष्ट्रपति ये बने हैं 1950 से लेकर 62 तक। कब से कब तक? 1950 से 62। और यही अब थोड़ा सा पेच भी आता है और अच्छा क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव कब हुआ। तो राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव हुआ है 52 में। कब हुआ है? 52, 1952। तो ये 50 से कैसे बन गए? तो आंसर है 50 से लेकर 52 तक इसको संविधान सभा ने इनको नियुक्त किया था, आप राष्ट्रपति रहेंगे। और 52 में जब चुनाव हो जाएगा पहली बार, उसके बाद जो बनेगा बनेगा। तो ये रह गए 50 से 52, और उसके बाद 52 से 62, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति चुने भी कौन गए? यही चुने गए, ऑब्वियस है। ये जब तक चाहते तब तक राष्ट्रपति बने रह सकते थे, इनका वो दबदबा था। पता होंगे कि इकलौते लीडर थे जिनका कभी भी कोई विरोधी नहीं था, इसीलिए इनको अजात शत्रु की संज्ञा दी गई है गांधी जी के द्वारा, ठीक है, जिनका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। तो ये इतने पॉपुलर थे और इतने अच्छे नेता थे कि ये छोड़े हैं, मतलब पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो रिटायरमेंट लिए हैं, अब हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब हमको नहीं बनना है राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि हारने के डर से, इनको इच्छा हुआ अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमको नहीं रहना है राष्ट्रपति, अब हमको किसी भी राजनीतिक काम में सक्रिय नहीं रहना है, हमको निश्चिंत होकर अब जीवन जीना है जो अंतिम समय बचा हुआ है। तो ये 62 में मतलब नॉमिनेट ही नहीं करेंगे खुद को, खड़े ही नहीं होंगे और चले जाएंगे, बोलेंगे अब नए लोगों को मौका दो, अन्य लोग बनेंगे, ठीक है। ये चले आते हैं पटना, और यहीं पर ये कहाँ पर रहते हैं? पटना में, मुजफ्फरपुर में, पटना में जो विद्यापीठ है, पटना विद्यापीठ, वहीं पर ये रहते हैं और वहीं पे फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखोगे। सदाकत आश्रम कहाँ है? वही है सदाकत आश्रम, तो वही उसी कैंपस में ये रहते हैं, और वहीं पर फिर 63 में शायद इनकी मृत्यु जाती है, एक बार देख लेना, हम भूल गए, ठीक है। तो याद रखोगे प्रथम राष्ट्रपति हैं कब से कब तक? 50 से लेकर 62 तक, और ये चयनित राष्ट्रपति कब से कब तक है? 52 से 62। और अभी तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि 12 साल तक ये राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं, और इतना समय तक अभी कोई राष्ट्रपति नहीं रहा है। याद रखोगे सबसे लंबा समय तक रहने वाला राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलो अगला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 62 से लेकर 67। सामान्यतः जो कार्यकाल होगा अगर कोई पूरा करेगा तो कितना? 5 साल, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति जैसे पद में बीच में कोई रुकावट आता भी नहीं है, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री का तो चलो सरकार गिरने का खतरा रहता है, पर क्या राष्ट्रपति का बीच में गिरने का खतरा रहता है? नहीं। तो राष्ट्रपति लगभग सभी 5 साल पूरा करेंगे, अगर बीच में उनको कुछ हुआ नहीं है तो, ठीक है। तो ये भी 5 साल अपना पूरा करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति थे, क्या थे? अब यही सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति हुए, कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक फिलोसफर थे, ठीक है, और इनको पढ़ाई लिखाई से काफी मतलब रहता था, मतलब काफी ये पढ़ने लिखने में भी निपुण थे और पढ़ाने में भी काफी इनको इंटरेस्ट था। इनका जीवन का जो शुरुआत हुआ है वो टीचर के रूप में हुआ, मतलब करियर का शुरुआत किस रूप में हुआ है? टीचर के रूप में, और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 ये नेता बने, और नेता बनते बनते कहाँ पहुंच गए? राष्ट्रपति तक। तो जब ये राष्ट्रपति पद पर चयनित हुए तब इनका मतलब क्या बोल सकते हो, जो जन्म दिवस है उसको किस रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है? शिक्षक दिवस के रूप में। और इनका जन्म दिवस कब है? 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर। तो याद रखोगे 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये इनका ही इच्छा था। बताए होंगे कहानी कभी कि इनके कुछ छात्र आए हुए थे इनसे मिलने के लिए इनके बर्थडे पर, कलकत्ता में ये पहले पढ़ाते थे, तो वहीं से कुछ छात्र आए हुए थे मिलने के लिए। तो इन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे क्या सेलिब्रेट करते हो, अगर सम्मान देना है तो किसको दो? शिक्षक को, क्योंकि मेरे पूरे जीवन में सबसे अच्छा जो समय मेरा बीता है वो कौन सा बीता है? शिक्षक वाला। शिक्षक का समय, जो समय अवधि होता है, कोई भी शिक्षक जब पढ़ाते हैं ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी होता है, और अगर पढ़ने वाला बच्चा हो तो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि 3 ही आदमी है इस दुनिया में जो तुम्हारे लिए जीता है। एक है तुम्हारे माँ, दूसरी है बाप, और तीसरा है टीचर। इसके अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारे बारे में सोचता हो, ये हकीकत है। तुम्हारा भाई भी, जब तुम नौकरी ले लोगे ना, तुम्हारा भाई भी तुमसे ईर्ष्या खाएगा, तुम्हारी बहन भी ईर्ष्या खाएगी, अरे अपना तो ले लिया, हमको छोड़ दिया, ठीक है, या अपना पैसा कमा रहा है, अपना परिवार देख रहा है, ये हकीकत है। वो 2-4 दिन तुम्हारा दोस्त,
तुम्हारे से पार्टी जो खाता है वो भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर गाली देता है, साला इसका भी हो गया, ठीक है। तो वो खुश नहीं है, वो सिर्फ ऊपर से दिखावे के लिए खुश है, हाँ चलो हम लोग खुश हैं, अंदर से कहीं ना कहीं यही लगता है, लगना भी चाहिए कि मेरा नहीं हुआ, ठीक है, इसका हो गया, ठीक है। ये अंदर से लगता है और लगना भी चाहिए, जब तक लगेगा नहीं तब तक तुम आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। ये लगने के बाद जुनून आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे सक्सेस से क्या वो खुश हुआ? नहीं, पार्टी उटी खा लिया, कहानी खत्म हो गया, बस उसके बाद और ज्यादा खुश नहीं। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिसको खुशी सचमुच होता है, मम्मी पापा और एक टीचर। क्योंकि जब तुम कुछ करके आते हो तो जितना अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा को लगेगा वही हमको भी लगेगा, क्योंकि कुछ दिए हैं तुमको, हमारे माँ बाप तुमको बड़ा किस लिए किए हैं कि कुछ अच्छा लाइफ में कर लो, उनको अच्छा लगेगा, वही चीज हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका भी वही था कि हमको राष्ट्रपति बनने का सेलिब्रेट करोगे या मेरे जन्म दिवस को सेलिब्रेट करोगे तो हमको उतना कोई खुशी नहीं होगा। अगर उस दिन कुछ करना है तो सभी शिक्षकों को सम्मान दो, और इसीलिए 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं हर वर्ष? शिक्षक दिवस मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन हुए या प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भी रहे थे? क्या उपराष्ट्रपति भी रहे थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये फिर राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। क्या बोल रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो अगला जो है ये है जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। नाम से ही लग रहा है कि मुस्लिम है ये, ठीक है। अभी तक तुम देखा राजेंद्र प्रसाद हिंदू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदू, लेकिन जाकिर हुसैन मुस्लिम। तो इनसे सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन है? भारत में आज तक कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, और जहां तक हम भविष्य देख पा रहे हैं कि निकट 100 सालों तक बनेगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए नहीं कि बन नहीं सकते हैं, इसलिए कि बनने नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है? जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं उसी में से कोई बनने वाला है, और अगर वो लोग बनते हैं तो भारत में अभी जो कट्टरता देख रहे हो हिंदुत्व को लेकर, इससे कई गुना अधिक कट्टरता मुस्लिम को लेकर आएगा। क्योंकि ये हकीकत है, कट्टरता में मुस्लिम हिंदू से आगे है, ठीक है। अभी तो कम से कम सहिष्णुता है भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये हकीकत, मजाक नहीं, ये फैक्ट है कि अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री बनते हैं इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र में सत्ता मजबूत किसका हुआ? उनके पार्टी का। कभी भी मुस्लिम पार्टी से किसी हिंदू को लड़ते हुए संख्या एक आध दो अगर लड़ा भी हो तो नहीं पता, नहीं देखा होगा कि हिंदू बहुत अधिक कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो सिर्फ मुस्लिम को फोकस करेगा। क्या हिंदू पार्टी में ऐसा सिर्फ है क्या सिर्फ हिंदू फोकस कर रहा है? नहीं, मुस्लिम भी लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम पार्टी से देखोगे जितने भी कैंडिडेट होंगे उसमें 90, हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन 95% से अधिक कैंडिडेट क्या होंगे? सिर्फ मुस्लिम। क्योंकि उसका मोटिव है ना कि हम लोगों को सताया जा रहा है, हम लोग बदला लेंगे, यही मोटिव से आगे बढ़ रहा है। हमको क्या करना है? बदला लेना है। और अगर प्रधानमंत्री का पद मिल गया, जानते हो भारत में सबसे ताकतवर कौन है? प्रधानमंत्री। तो हिंदू पे कई प्रकार के बैन तुरंत लग जाएंगे पहला ही दिन, ठीक है। इसीलिए भारत में ऐसा करने ही नहीं दिया जाएगा। भले ही कोई भी बनने के लिए आजाद है, पर कोई भी बन नहीं सकता, ठीक है, ये हकीकत है। राष्ट्रपति क्यों बनाया गया? राष्ट्रपति के पीछे क्या? क्योंकि राष्ट्रपति बनने के समय में राजनीतिक करियर की समाप्ति हो जाती है। पहली बात तो ये बात, अगर कोई राष्ट्रपति बना रहे हैं तो उसका राजनीतिक करियर क्या हो चुका है? समाप्त। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति बनाया जा रहा है इसका मतलब वो पूरे लाइफ में जेन्युइन इंसान रहे। क्या रहे? जेन्युइन इंसान। जैसे ऐसा नहीं कि मुस्लिम से कोई नफरत है, हम तो बार बार बोलते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम से जैसा दूसरा आदमी कोई नहीं आया है, ठीक है, जो कि उस पद पे गया हो, अभी तक नहीं आया, ना ही निकट भविष्य में दिख रहा है कि कोई आएगा। क्यों बोलते हैं? वो तो मुस्लिम ही है, पर कभी उन्होंने अपने आप को उस कैटेगरी में बांधा ही नहीं, ठीक है, कि हम मुस्लिम हैं। अभी भी तुम्हारे जो पीएम है ये अपने आप को हिंदू के कैटेगरी में बांध के रखे हैं कि हम हिंदू हैं और उसी का वो प्रमोशन करें। गलत है, नहीं करना चाहिए। आपका विचारधारा क्लियर होना चाहिए, एकदम फैक्ट ये है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप पीएम हैं तो आपका विचारधारा क्या होना चाहिए? क्लियर। अगर आप राष्ट्रपति हैं तो विचारधारा होना चाहिए क्लियर। अगर आप लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष हैं तो आपका विचारधारा क्या होना चाहिए? क्लियर। किसी भी पार्टी के समर्थक अगर हैं आप और लोकसभा अध्यक्ष बने हुए, राज्यसभा अध्यक्ष बने हुए, फिर भी आप पार्टी का समर्थन कर रहे हैं तो आप अपने पद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियस है ये चीज। अगर मान लो तो स्कूल सब में देखा होगा, कहीं पे भी देखा होगा कि टीचर है वही पढ़ा रहे हैं, उनका बेटा भी उसी क्लास में पढ़ रहा है और बेटा नहीं पढ़ने तेज फिर भी टॉप हो रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा? आप जानबूझ के उसको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको टॉप कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं और वो किसी पार्टी से हैं, उसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इससे डेमोक्रेसी का हनन होता है।
इसीलिए राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति पद पे चयनित हुए हैं। उस समय में जाते जाते राजनीति में कोई पकड़ है नहीं, खत्म हो चुका है, बस उनको सम्मान देना है। राष्ट्रपति अभी कैसा पद बना हुआ है? सम्मानीय पद, ठीक है। एक सम्मान अगर किसी को देना है, फेयरवेल, फेयरवेल समझते हो ना, जब विदाई होने लगता है तो हम लोग फेयरवेल देते हैं, वैसे ही फेयरवेल देने के लिए किसी राजनेता को क्या बना देते हैं? राष्ट्रपति। तो याद रखोगे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, ठीक है। यहाँ भी एक लोचा है, ठीक है, पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति है, ठीक है, जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। अभी तो यहाँ तक तो ठीक था। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद, पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाले दूसरे राष्ट्रपति है फखरुद्दीन अली अहमद। ये क्या लोचा है भाई, ठीक है। हिंदू एक भी पद पे नहीं गए हैं, यही लोग गए हैं, ठीक है। अब हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बात बोल रहे हैं सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वही अपना कार्यकाल पूरा किए हैं, लेकिन ये दोनों राष्ट्रपति जो है, यानी जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, दोनों का अपने पद पे रहते हुए क्या हुआ है? मृत्यु। ये याद रखना, दोनों सवाल आता है। हम जानबूझ के थोड़ा सा जोड़ दिए हिंदू मुस्लिम से, ऐसा मेरा कोई विचारधारा नहीं है, जोड़ दिए ताकि तुमको याद रहे। अब नहीं तो तुम 15 में 15 ढूंढोगे कौन मरे हैं पद पे रहते हुए। ऐसे याद रखना कि प्रथम मुस्लिम और द्वितीय मुस्लिम दोनों पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है दोनों की। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, कितने राष्ट्रपति? तीसरे। कितने राष्ट्रपति? तीसरे, ठीक है। और प्रथम मुस्लिम हो गए और पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका है? जाकिर हुसैन। तो राष्ट्रपतियों में सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का है, ठीक है। अगला है वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। इनसे रिलेटेड काफी अच्छे सवाल बनते हैं और अच्छा एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए याद रखोगे। प्रथम राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता के मत से जीते। अब इनमें सब चीज ऐसा है जो समझना पड़ेगा। द्वितीय वरीयता क्या हुआ? समझना चाहोगे तो समझाएंगे, पहले इसको खत्म कर लेंगे क्लास को, उसके बाद समझाएंगे। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव पद्धति है तुम जानते हो, एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति। ये एक खास तरीके का पद्धति है जिसमें हम लोग एक खास प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्लास खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उसको समझाएंगे। एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति के तहत ये जो अनुपातिक पद्धति है, ये अनुपातिक पद्धति क्या कहता है और कैसे इससे पहले क्या बोलते हो वरीयता क्रम, दूसरा वरीयता क्रम कैसे इससे चयनित होता है बताएंगे, ठीक है। अभी इसे समझ लो। वीवी गिरी जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो कि दूसरे वरीयता क्रम से चयनित हुए, ठीक है। इतना याद रहेगा, समझा देंगे फिर पता चल जाएगा दूसरा वरीयता क्रम क्या होता है, पहले याद रखना। तीसरा है अब तक के राष्ट्रपति में सबसे कम मतांतर से जीतने वाले। मतांतर मतलब वोट, जीतने वाला और हारने वाले के बीच में वोट। कौन है वो? वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी, ठीक है। इसके बाद प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बनता है। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति जो किसी भी पार्टी से ना हो, ठीक है। तो याद रखना दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा निर्दलीय और एक आएगा निर्विरोध। क्या आएगा? निर्विरोध। ये दोनों में अंतर कई बार बच्चा कंफ्यूज करके नहीं कर पाता है, ठीक है। निर्विरोध का मतलब हुआ कि कोई सामने खड़ा नहीं हुआ, और निर्दलीय का मतलब हुआ कि वो मतलब किसी दल से नहीं है, स्वतंत्र रूप से। इसको दूसरे फॉर्म में पूछा सकता है कि पहली बार कोई राष्ट्रपति जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े थे वो कौन है? वीवी गिरी। अब इसमें अगर कंफ्यूजन है तो याद रखना कोई ना कोई पार्टी का समर्थन रहता है चुनाव लड़ने से पहले। जैसे अभी देखोगे कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है। तो एक कैंडिडेट को कांग्रेस खड़ा कर देगा जो मेरा राष्ट्रपति कैंडिडेट, और एक को खड़ा कौन कर देगा? बीजेपी। तो ये दोनों कैंडिडेट हो जाएंगे। जैसे अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये बीजेपी कैंडिडेट थे। कौन थे? बीजेपी कैंडिडेट। और जो क्या बोलते हो कांग्रेस का कैंडिडेट कौन था? जसवंत सिन्हा, ठीक है। तो वो हार गए, ठीक है। तो कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया, बीजेपी कैंडिडेट जीत गया। और अभी देख रहे हो बीजेपी का कैंडिडेट है तो है, ठीक है। सब चीज अपने हिसाब से काम चल रहा है, लेकिन होना ये चाहिए था और होते ये रहे हैं कि राष्ट्रपति जैसे बने और इनको अगर अपने पद का गरिमा मेंटेन करना है तो किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं रहेंगे। भले उनको समर्थन से खड़ा किया जाएगा क्योंकि वोट तो आखिर उन्हीं लोगों को देना है, समर्थन से खड़े होंगे, पर पार्टी गद्दी पे जाते ही वो निष्पक्ष रूप से व्यवहार करते हैं और जो देश के हित में हो वो कार्य करने का काम करते हैं। ऐसे तो उनके पास काफी शक्तियां रहती नहीं है, फिर भी कम से कम बोलने का अधिकार उनको रहता है, तो वो कभी चीज बोलेंगे। यही चीज है लोकसभा अध्यक्ष पे भी। वो भी जीतेगा कौन? जो बहुमत सरकार में है वही बनाएगा उनको, लेकिन बनने के बाद उनका कार्य क्या होता है? किसी भी पार्टी के पक्ष में ना रहना। पर अभी के लोकसभा अध्यक्ष जो कुछ वर्षों में देखोगे वो कभी ना कभी थोड़े से झुके हुए रहते हैं सरकार के प्रति, ठीक है। चलो आ जाओ। तो निर्दलीय राष्ट्रपति बनने वाले पहले कौन है? वीवी गिरी, ठीक है। सबसे कम मतांतर से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि
कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता क्रम से जीते वो कौन है? वीवी गिरी। और एक और सवाल पूछा जाएगा कि भारत के वैसे राष्ट्रपति जो श्रमिक संघ आंदोलन से जुड़े थे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखोगे जब हमारा देश अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर रहा था तो उस वक्त वीवी गिरी एक्टिव थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद एक्टिव थे वैसे ही वीवी गिरी भी क्या थे? एक्टिव थे, ठीक है। इसमें से जो शुरुआती दौर का देखिएगा ये पुराने हैं ये सब, तो ये सब अपने राजनीतिक करियर में शुरुआती दौर में भी एक्टिव रहे हैं, अंग्रेज के समय में भी, ठीक है। उसमें से एक ऐसे राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी जो कि श्रमिक संघ से जुड़े थे। किसे? श्रमिक संघ, लेबर के हक के लिए ये लड़ाई करते रहे, आवाज उठाते रहे। यहां तक कि ये 1927 में आईएलओ में भी भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, भारतीय श्रमिकों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। तो ये श्रमिकों से इनका जीवन जुड़ा हुआ है। तो एक कीवर्ड याद रखना, श्रमिक से जुड़े अगर पूछे जाए तो आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। कौन हो जाएगा? वीवी गिरी। इन्होंने 1923 में अखिल भारतीय रेलवे संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अखिल भारतीय रेलवे संघ की स्थापना की थी। और 1926 में अखिल भारतीय श्रमिक संघ का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1926 में। ये दो चीज याद रखना, दो सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ अखिल भारतीय रेलवे संघ की स्थापना किसने की? वीवी गिरी ने। किसने की? वीवी गिरी। कब? 1923 में। इनको अखिल भारतीय श्रमिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया 1926। ये एटक से भी संबंधित थे। एटक पढ़ा है ना? एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, इससे भी ये जुड़े हुए थे, ठीक है। इसके बाद याद रखोगे एक और पॉइंट ऐड करना, 1927 में इनको कहां भेजा गया था? इनको आईएलओ भेजा गया था। कहां भेजा गया था? आईएलओ। आईएलओ में आईएलओ जानते हो ना क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेबर के हित के लिए चीजें डिस्कस की जाती है और कानून बनाए जाते हैं। तो भारत के लेबर्स का रिप्रेजेंटेटिव बनकर कौन गए थे 1927 में? वीवी गिरी गए थे। सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है कि जो श्रमिक संघ है या श्रमिक आंदोलन है उससे जुड़े हुए राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? वीवी गिरी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इसके बाद अगला आदमी है फखरुद्दीन अली अहमद। इनसे एक सवाल जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो है कि आंतरिक कलह के वजह से जो आपातकाल की घोषणा हुई थी उस वक्त कौन थे राष्ट्रपति? कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए, ठीक है, सॉरी दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। और क्रम के रूप से कितने में हुए? 5वें। अभी क्रम भी याद करेंगे, क्रम याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद 5th राष्ट्रपति थे। कितने राष्ट्रपति थे? 5th राष्ट्रपति, 5वें थे। और ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। और पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई वो भी कितना क्रम है? दूसरा क्रम, क्योंकि मुस्लिम ही मरे हैं पद पे रहते हुए। बताए थे कि प्रथम जाकिर हुसैन मुस्लिम थे और उनका पद पे रहते हुए मृत्यु हुआ। दूसरे मुस्लिम फखरुद्दीन अली अहमद है, इनका भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गया, ठीक है। इसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति बने हैं 1970 से लेकर 82, 1970 से लेकर 82। और प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। क्या है? निर्विरोध। ध्यान देना, यही गड़बड़ होता है। ये क्या था? निर्दलीय। और ये क्या है? निर्विरोध। इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ और ये निर्विरोध चुन लिए गए। इनका ईयर हम याद करवा देंगे, अच्छे से याद रखना। ये प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हैं। कैसे हैं? गैर कांग्रेसी। और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बना है। कब बना है? 1977 में। और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो ये बीजेपी समर्थक, बीजेपी बोलते हैं, जनता जो पार्टी है उससे ये समर्थित थे। ये थे तो स्वतंत्र से ही अपना पूरा कार्य किए, लेकिन जो चुनाव ये लड़े हैं वो किसके बिहाफ पे लड़े हैं? जनता पार्टी के बिहाफ पर। और जनता पार्टी बीजेपी का पुराना पार्टी है। मतलब पहले कौन स्थापित हुआ? बीजेपी में 1970 में पहले स्थापित हुआ जनता पार्टी, ठीक है। और यही फिर 1980 में क्या बन गया? भारतीय जनता पार्टी। क्या बन गया? भारतीय जनता पार्टी। तो पहले बना था जनता पार्टी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी बना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, ठीक है। अभी तक ये चला आ रहा है। तो अगर पूछा जाए कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी कैंडिडेट कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भले ही इससे पहले भी एक राष्ट्रपति थे जो कि स्वतंत्र रूप से लड़े थे, पर वो किसी दल से संबंधित नहीं थे, इसीलिए उनको गैर कांग्रेसी बोल तो सकते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से संबंधित ही नहीं है, तो उनको कैसे बोल सकते हैं कि कोई दल से संबंधित है कि नहीं समझ में आया क्या बोले? वो निर्दलीय थे। किसी भी दल से जो कांग्रेस से संबंधित नहीं हो, पहली बार कोई लड़ा है। कौन है वो? नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना, निर्दलीय पहले वीवी गिरी, लेकिन किसी दल से संबंधित और वो कांग्रेस से नहीं हो तो वो कौन है?
नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, कई बार ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा, अभी करवाएंगे, आगे चल के अभी करवाएंगे, कौन पहले होगा नोट्स में तुम्हारा कि कौन पहले प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, कौन सीएम रहे हुए हैं। प्रधानमंत्री तो ऐसा कोई नहीं रहे हुए हैं, लेकिन अगर कभी आता है, अगर लिस्ट में होगा तो हम लोग एडप्ट कर लेंगे। कौन पहले वित्त मंत्री रहे हुए हैं, कौन क्या रहे हुए हैं, नहीं रहे हुए, ये सब हम लोग देखेंगे एक तरफ से, ठीक है। चलो, तो नीलम संजीव रेड्डी पहले क्या रहे हुए थे, लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बना वो पहला कौन है, वो है नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद अगले हैं, अच्छा यही सबसे कम उम्र के थे, हम पहले कुछ और बोल दिए थे क्या, वीवी गिरी बोल दिए थे क्या, नहीं, सबसे कम उम्र के बनने वाले यही थे, मतलब अभी द्रौपदी मुर्मू से पहले तक यही थे, ठीक है। चलो अगला है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से लेकर 87 तक। और इनके समय में एक घटना घटा था, डाक विधेयक जेबी वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये प्रथम क्या है, सिख राष्ट्रपति, ये तो नाम से ही पकड़ लोगे, ठीक है। अभी जितना भी देख रहे हो इस तरह का नाम कोई मिला है जो सिंह वाला हो, नहीं, तो ये तो नाम से ही पकड़ लोगे, ठीक है। वो ऑप्शन देके कर लेता है, ये सब रखते नहीं है, ये सब ऑप्शन देके हो जाता है। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। और इनसे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, वो है 1986 का डाक विधेयक, जिस पर इन्होंने वीटो का प्रयोग किया था। कैसा वीटो, पॉकेट वीटो का, ठीक है। इसके बाद 8वें राष्ट्रपति कौन है, आर वेंकट रमन, 1987 से 92 तक। इनसे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस क्रम में याद रखना है। अभी जो 8 पढ़े हैं फिर से रिपीट करते हैं। पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठे नीलम संजीव रेड्डी, सातवें ज्ञानी जैल सिंह और आठवें आर वेंकट रमन। बिना देखे फिर से बोलो, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी, चौथा बीबी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, छठे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। देखो पांचवा तुमको याद रखना है लैंडमार्क के तौर पर, शुरू से लेकर 4 तक ये याद हो जाता है। लैंडमार्क के तौर पर याद रखना, पांचवा फखरुद्दीन से 5 FF मिल जाएगा, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद 5, ठीक है। तो एक सीमा मिलेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। इसमें बहुत सारा ट्रिक फ्रिक भी रहता है, वहां से भी किसी को याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। छठे कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। अब आगे नीलम संजीव रेड्डी का बड़ा, अभी बहुत बच्चा सोच रहा होगा ये महिला है, कितना सोच रहे हो कि महिला है। जो पहली बार नाम सुनता है सबको लगता है कि नीलम संजय रेड्डी जो है ये महिला है। बहुत, इसमें कोई सोचा है कि नहीं सोचा है, सोचा है कोई, सोचा तो होगा भी, बोलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये महिला नहीं है, ये पुरुष है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो याद रखना, अब ये कोई लॉजिक नहीं, मतलब ये कोई वास्तविकता नहीं है, बस समझने के लिए। अगर भूल जाओ कि निर्विरोध कौन चुना गया है, याद रखना इन पर तरस खाकर कोई खड़ा ही नहीं है इनके सामने। नाम इनका महिला जैसा, इंसान पुरुष नहीं लगेगा, क्या इससे क्या लड़ेंगे, समझ में आया। इसीलिए इनके सेक्स में प्रॉब्लम है। किसमें प्रॉब्लम है, सेक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो याद रखना, ये सब लिखने पढ़ने का है नहीं, ये सब समझने का है, तुम लोग को बता दिए। इनके सेक्स में प्रॉब्लम है, सेक्स मतलब मेल या फीमेल, ठीक है। तो 6 से, ठीक है, याद रहेगा। छठे कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, नाम में गड़बड़ी है। नीलम संजीव रेड्डी लग रहा है एक महिला है, पर है ये पुरुष। अब ये अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बोलते हैं तो ये गैर कानूनी है, अपराध है। तुम लोग को याद रखवाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है। कि याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी, अरे नाम से लग रहा है महिला, पर याद रख, तुरंत याद आ जाएगा कि इनमें किसमें प्रॉब्लम था, सेक्स में। तो सेक्स में अगर प्रॉब्लम है तो क्या है ये, 6 है, ठीक है। सेक्स मेल या फीमेल, तो देख के, नाम देख के लगेगा फीमेल है, पर एक्चुअल में क्या था, ये मेल। पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद 5, ठीक है। तो पांचवा छठा याद हो जाएगा। देखो 1 से लेकर 4 तक याद रहता है, पांचवा छठा से फिर कंफ्यूजन होने लगता है। 7वां ज्ञानी जैल सिंह है, ज्यादातर 7वां 8वां नहीं पूछा जाएगा। फिर 10वां इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, वो पहले दलित है, वो इंपॉर्टेंट, आगे चल के हम लोग देखेंगे। चलो फिर से रिपीट करते हैं। पहले राजेंद्र, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी, पांचवें फखरुद्दीन अली, छठे नीलम संजीव रेड्डी, सातवें ज्ञानी जैल सिंह, आठवें आर वेंकट रमन, याद हो गया।
याद रहने चाहिए क्रम तुमको, ठीक है। और पांचवा भी एग्जाम में पूछा गया है, चौथा भी पूछा गया है, तीसरा भी पूछा गया है, ठीक है। इनसे पूछा गया नीलम संजीव रेड्डी कितने में थे, तो कितने में थे, छठे, ठीक है। अब भूलोगे नहीं, अगर भूलोगे, देखो याद है आगे आगे झटके में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भूलते हो तभी दिमाग में लगता है कि कुछ था क्या, और जैसे कुछ था क्या तो मेरा बात याद आ जाएगा कि नीलम संजीव रेड्डी नाम लग रहा है फीमेल जैसा, है ये मेल, तो किसमें प्रॉब्लम है, सेक्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए ये 6th है, ठीक है। चल ये सब बाहर नहीं जाना चाहिए। चल अब कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रपति को लगभग हम लोग समाप्त कल कर देंगे, ठीक है।